हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हमारा लेक्चर 3 स्टार्ट होने वाला है। पहले हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन में क्या है, देखिए हमने पढ़ा था टेरिडोफाइट्स की क्या पढ़ ली थी, चैरिटीज़ पढ़ ली थी, क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है, एक जनरल क्लासिफिकेशन और दूसरा क्या है पीपीजी। पीपीजी ग्रुप में आपको पूरा अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ। एक बार रिवाइज कर लेंगे कि पीपीजी ग्रुप हमारा क्या था, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी याद करने में। देखिए क्या है, वास्तविक वनस्पति विज्ञानों का एक ऐसा अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो कि क्या है, टेरिडोफाइट्स के वर्गीकरण पर एक आम सहमति जताता है। और इन्होंने क्या करी थी, पॉलीजेनेटिक माध्यम से खोजे गए पौधों के संबंध में एक लिस्ट प्रकाशित की थी, जिसे क्या कहा गया, पीपीजी कहा गया। ठीक है, इतना याद आया। अब आगे देखते हैं। आगे हमने क्या पढ़ा था बेटा, 4 टाइप्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे, 4 टाइप्स पढ़े थे उपसंग में। ठीक है, आपको याद होगा कौन कौन से थे, एक बार रिवाइज करेंगे और उन्हीं के फिर हम आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ टेरिडोफाइट्स के क्या थे, सब फाइलम थे। कितने टाइप्स के थे, 4 टाइप्स के। कौन कौन सा, देखिए साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, आर्थोफाइटा और फिलोकोफाइटा। ठीक, अब इसमें मैंने आपको क्या लिख दिए साइड में, सबके एग्जाम्पल लिखे हैं। कि ये एग्जाम्पल आपके कोर्स में इंक्लूडिंग है बेटा। इनमें से क्वेश्चन क्या आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इनके हैबिटेट आती है और इनका क्या आता है, रिप्रोडक्शन भी आता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन और हैबिटेट हम सारा डिस्कशन करेंगे एक एक करके। और सभी के आपको ज़्यादा नहीं दे रखे आपके कोर्स में, 4 टाइप्स में 4 ही एग्जाम्पल आपको पढ़ने, यानी एक ग्रुप के एक ही एग्जाम्पल को आपको स्टडी करना है। तो अच्छे से करेंगे, का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अब देखिए साइलोफाइटा का फर्स्ट क्या है, राइनिया। ठीक है, साइलोफाइटा में किसके बारे में पढ़ोगे आप, राइनिया। लाइकोफाइटा में सेलिजिनेला और आर्थोफाइटा में इक्वेसिटम और फिलोफाइटा में टेरिस। ठीक है, अब देखिए आज हम डिस्कस करेंगे राइनिया के बारे में। राइनिया क्या है, हमें बेटा सारे एग्जाम्पल के क्या पढ़ने हैं, 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है आपको। क्या, मॉर्फोलॉजी, एंटोमी और रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम सबसे पहले राइनिया की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, यानी बाहरी संरचना पढ़ेंगे। देखिए राइनिया के पौधे शाखीय थे, परंतु आर प्रमुख 50 सेमी था और ऊंचाई में क्या था, 1.5 से 6 मिमी व्यास में, जबकि आर गेवेनोवाधानी केवल 20 सेमी के बारे में थी ऊंचाई में और 1 से 3 मिमी व्यास का था। देखिए ये बात आपको समझ में नहीं आई, ये वाला डायग्राम देखेंगे। ये देखिए इनकी हाइट की बात हो रही है बेटा, ये क्या है, अलग अलग हाइट के हैं। ठीक है, पहला वाला आपका कौन सा है, आर वाला है। क्या है, आर प्रमुख है। ए वाला देखिए आर प्रमुख है। ठीक है, इसकी हाइट बेटा इस वाले से अलग है और ये थोड़ा सा विस्तृत रूप में होता है और ये सीधा है बिल्कुल। ठीक, अब देखेंगे तो इसके साइज थोड़ा सा देख के रखा है यहाँ, उसको आप अच्छे से ध्यान देंगे। और दूसरा देखिए, पौधों के शरीर को एक भूमिगत प्रकंद में विभेदित किया जाता है, जिसमें एक अचानक से प्रकाश संश्लेषक एरियल शूट हो गया था। जड़ें अनुपस्थित थी, लेकिन कुछ स्थानों पर राइजोम को एक कोशिकीय राइजोइड्स के गुच्छे प्रदान किए गए थे। अब देखिए बेटा ये क्या है, ये थोड़ी लिखावट अलग हो गई है, आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ ये क्या है, प्रकंद इस तरीके से शूट किया गया था नीचे से, ऐसा लग रहा है ना ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये इस तरीके से यहाँ से ऊपर की तरफ देखिए। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ। और ये क्या है, इसमें जड़ें अनुपस्थित थी लगभग, लेकिन कहीं कहीं पे क्या थे, राइजोइड्स के गुच्छे थे। नीचे वाली साइड में देखिए आपको राइजोइड दिख रहे हैं ना, दोनों टाइप्स में आपके क्या है, राइजोइड्स हैं। ठीक, अब क्या है, ये राइजोइड्स के गुच्छे प्रदान किए गए थे और एरियल शूट बेलनकार और पत्ती रहित थे। क्या थे, एरियल शूट, इसका जो लंबा वाला पोर्शन दिख रहा है स्टेम कहते हैं जिसे, स्टेम क्या थी, बिल्कुल
पतला बेलनाकार था, लंबे आकार का, और क्या पत्ती रहित थी, इस पे किसी प्रकार की पत्तियां नहीं थी। ठीक, आपको बताया था इसमें पहले वाले जो हमारा टाइप था, ठीक, उसमें क्या थी, पत्तियां अनुपस्थित होती हैं, तो वहाँ से भी आपको ध्यान देना चाहिए बेटा कि पत्तियां क्या है, इसमें भी अनुपस्थित होंगी, क्योंकि एग्जाम्पल उसी का है। ठीक, इसीलिए पत्तियां क्या होंगी, उसमें अनुपस्थित होंगी। कौन सा था ये, साइलोफाइटा। साइलोफाइटा ग्रुप का है, जिसमें क्या होती है, पत्तियां अनुपस्थित होती हैं। अब देखिए, इसमें एक द्विबीजपत्री शाखित प्रणाली थी। आर मेजर में एरियल शूट समुद्र थे, स्मूथ थे, लेकिन आर गेवेनो वार्डी के मामले में एरियल शूट के साथ प्रकंद पर कई शाखाएं मौजूद थी। ये शाखाएं काय के प्रबंध में मदद करती हैं। देखिए क्या है, ये आर प्रभेद जो है, इसका आर प्रबंध है, इसमें एरियल शूट है ना, ये जो लंबा वाला पोर्शन है बिल्कुल इक्वली नीचे से देखिए ऊपर तक सीधा है, और इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा शाखाएं नहीं है। ठीक, लेकिन ये जो दूसरा वाला है हमारा गेविने, ठीक है, बौद्धि जो है, बौद्धिनी कहने जो बौद्धिनी जो है, इसमें अलग अलग टाइप के आपको मिल जाएंगे। देखिए यानी शाखाएं फैली हुई है, इसकी क्या है, डालियां जैसे कहते हैं हम एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, यानी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी क्या है, इसमें ब्रांचेस है। और आर प्रबंध के एरियल शूट में ब्रांचेस नहीं होती हैं। ठीक, अब देखेंगे, ये तो हो गई बाहरी में सबसे पहले हमने देखा हाइट। ठीक, उसके बाद देखा हमने इसका एरियल शूट कैसे विकसित हुआ, नीचे जड़ें नहीं होती, राइजोट्स होते हैं, वो गुच्छे में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ऊपर देखिए, एरियल शाख की नोक आमतौर पर एकांतर टर्मिनल स्पोरोरेंजियम रखती हैं, जो लगभग 12 मिमी लंबाई और 4 मिमी व्यास की थी। देखिए इस पे स्पोरोरेंजियम दिखेगा आपको ऊपर, ये जो ब्लैक ब्लैक डार्क सा है, ये क्या है, स्पोरोरेंजियम है, और ये क्या है, 12 मिमी, इनकी हाइट कितनी होती है, 12 मिमी होती है, और चौड़ाई की साइड से होते हैं 4 मिमी व्यास का होता है ये। ठीक है, और ये क्या होते हैं, नोक पर यानी सबसे ऊपरी भाग पर होती है। पत्तियां नहीं है बेटा, लाइक एस फ्रूट टाइप से हैं, लेकिन इसे हम फ्रूट्स भी नहीं कह सकते, टर्मिनल है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, राइनिया की एटोमी यानी राइनिया की आंतरिक संरचना। अब देखिए आंतरिक संरचना क्या है, एरियल शूट और राइजोम का अनुप्रस्थ खंड टीएस कहलाता है। क्या कहलाता है, टीएस। शारीरिक रूप से एरियल शूट और प्रकंद लगभग समान है। एरियल शूट और जो प्रकंद है ना, प्रकंद क्या हो गया, उसी के जो डालियों को हम यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रकंद कह रहे हैं बेटा। ठीक है, और एरियल शूट वो दोनों क्या है, लगभग एक जैसे हैं। एरियल शूट के टीएस को 3 भागों में विभेदित किया जा सकता है। टीएस टाइप पता है ना आपको, हाँ, तो उसको किस में किया जाता है, 3 भागों में विभेदित किया जा सकता है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टेल। ठीक है, ये देखिए इसकी जो बाहरी है ना, आउटर लेयर जो है वो क्या है, एपिडर्मिस है। उसके बाद मिड में देखिए कॉर्टेक्स मिलेंगे आपको, और सबसे अंदर वाला पार्ट आपका क्या है, स्टेल। क्या है, स्टेल। ठीक है, अब पहले वाले पार्ट के बारे में देखते हैं, एपिडर्मिस के बारे में। ये सबसे बाहरी परत थी, ये कोशिका मोटी थी और पतली उपत्वचा से ढकी हुई थी। यहाँ देखिए क्या है, ये उपत्वचा से ढकी हुई है, किससे, उपत्वचा से। यहाँ देखिए ये है ना, ये वाला देखेंगे आप लोग, यहाँ पर क्या है, एक उपत्वचा है, किससे ढकी हुई है, एक उपत्वचा से ढकी हुई है, और इसके अंदर क्या है, छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। ठीक, अब आगे देखेंगे क्या है, यहाँ एरियल शूट में यह रंध्रों द्वारा कुछ स्थानों पर बाधित किया गया था, लेकिन रंध्र प्रकंद में अनुपस्थित थे।
ठीक, अब ये वाला देखिए बेटा, जो अभी मैंने पढ़ के आपको बताया है इसे पूरा अच्छे तरीके से समझिए। इसमें क्या थे, कोशिकाएं थी, कुछ कोशिकाएं थी यहाँ पर देखिए। ठीक, ये खाली पोर्शन है, यहाँ ऊपर की साइड देखिए, ये जो कुछ कोशिकाएं हैं और इसके बाहर साइड में क्या है, पतली कोशिकाओं की एक परत से ढका हुआ था। और इसके अंदर क्या थे, रंध्र के स्थान पर कुछ जगह थी इस तरीके की खाली, ये जो दिख रही है ना ये वाली जगह, ये देखिए ये साइड में ये, ठीक है, जिसे क्या कहना है, स्टोमेटा। ये खाली जगह थी, यहाँ पर क्या रंध्र अनुपस्थित थे, लेकिन ये ठीक है, रंध्र अनुपस्थित थे, पर क्या थे, रंध्र के लिए वहाँ जगह थी। ठीक है, रंध्रों के द्वारा कुछ स्थानों पर बाधित किया गया था, यानी होप कि वहाँ रंध्र होते, बट ऐसा था नहीं। अब देखिए प्रतांस्था। प्रतांस्था आपको पता है बेटा, बाहरी और आंतरिक होती है। कैसे होती है, बाहरी और आंतरिक। प्रतांस्था का मतलब यहाँ लेयर्स से है। देखिए एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स था, एपिडर्मिस के बाद कौन सा लेयर है, ये देखिए अंदर वाला है ना, ये एपिडर्मिस हो गई बाहर, उसके बाद क्या है, कॉर्टेक्स है, ये है, देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ अच्छे से पता चल जाए जिससे आपको, ये है देखिए, ये आपका हो गया एपिडर्मिस, यहाँ लिखा भी है। उसके बाद इसकी बाहरी एक लेयर होती है और उसके बाद ये है देखिए कॉर्टेक्स, ये जो थोड़ा इससे बड़ा है ना नीचे वाला, ये है कॉर्टेक्स आपका। ठीक, चलिए अब उसके आगे देखते हैं। ये बाहरी प्रांतस्था और आंतरिक प्रांतस्था में विभेद है। क्या है, बाहरी लेयर और आंतरिक लेयर को अलग अलग करता है। बाहरी प्रांतस्था केवल 1 से 4 कोशिकाओं की मोटी पतली दीवार वाली और बिना अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान के थी। क्या था उसमें बेटा, अंदर से उसमें कोई अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान नहीं था। ठीक, और कैसी थी वो उसकी कोशिका, बाहरी प्रांतस्था केवल 1 से 4 कोशिकाओं की मोटी थी। कितनी थी, 1 से 4 कोशिकाओं की मोटी थी और पतली दीवार वाली। ठीक है, दीवार उसकी कैसी थी, पतली थी, 1 से 4 कोशिकाएं एक लाइन सीरीज में लगी हुई थी और बिना आंतर कोशिकाएं रिक्त स्थान के थे। आंतरिक प्रांतस्था में बड़े अंतर कोशिकाएं स्थान थे और इसकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट था। क्या था, क्लोरोप्लास्ट। ऐसा माना जाता है कि ये पौधे का प्रमुख प्रकाश संश्लेषण क्षेत्र था। एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल परतें अनुपस्थित थी। क्या अनुपस्थित था इसमें, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल परतें अनुपस्थित थी। इसमें क्या होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कहाँ देखिए, आंतरिक प्रावस्था के अंतर कोशिकीय स्थान थे इसकी कोशिकाओं में, आंतरिक प्रावस्थाओं की कोशिकाओं में, प्रांतस्था के केस में अंतर कोशिकीय स्थान। ठीक, में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मुख्य प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए ये वाला डायग्राम मैंने आपको अच्छे तरीके से भी समझा दिया कि इसमें क्या क्या है। ठीक, अब देखिए क्या है आपका लास्ट वाला, स्टेला। स्टेला क्या होता है, एरियल शूट राइजोम के केंद्र में स्टेल का कब्जा था। स्टेल एक प्रोटोस्टेल यानी हैप्लोस्टेल था और जाइलम कुंडलाकार वहनियों से बना होता है और फ्लोएम में छलनी की प्लेटें नहीं होती हैं। किसकी होती, फ्लोएम में छलनी की प्लेटें नहीं होती हैं। ठीक, और क्या, जाइलम कुंडलाकार वहनियों से बना होता है। कैसा होता है स्टेला, एरियल सूट यानी राइजोम के केंद्र में स्टेला का कब्जा था। देखिए ये जो एरियल सूट था ना, ये इसके केंद्र में, यहाँ देखिए सेंटर में, ये बिल्कुल जो सेंटर वाला पॉइंट है इसका, यहाँ देखेंगे आप लोग,
ये जो सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ पर आपका क्या था, स्टेला का कब्जा था। किसका? स्टेला का। और स्टेला कैसा होता है कि इसमें जाइलम कुंडलाकार के वाहिनियों से बना होता है। जाइलम पता है ना आपको, जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? हाँ, ये उत्तक होते हैं, ठीक, संवहन उत्तक। इसमें आपने पढ़ा था जब साइलोफाइटा, तो इसमें क्या होते हैं, संवहन उत्तक पाए जाते हैं। तो वही उत्तक हैं ये, क्या है, जाइलम और फ्लोएम। और फ्लोएम में क्या होती है, छलनी की प्लेटें नहीं होती हैं। अब देखिए इसकी क्या है, प्रजनन संरचनाएं। क्या देखेंगे ब्रायनिया की प्रजनन संरचनाएं। देखिए स्पोरेंजिया कुछ हवाई शाखाओं के शीर्ष पर अकेला पैदा होते थे। प्रत्येक स्पोरेंजियम अंडाकार, स्पोरेंजियम बताया था ना, ऊपर क्या था, स्पोरेंजियम था सबसे ऊपर, इस तरीके का कुछ पार्ट था। देखिए बेटा, उसे क्या कह रहे थे हम, ऐसा था ना ऊपर साइड में, ये था हमारा स्पोरेंजियम, ठीक है। तो क्या है हमारा स्पोरेंजियम कुछ हवाई शाखाओं के शीर्ष पर अकेले पैदा होते थे। प्रत्येक स्पोरेंजियम अंडाकार था, थोड़ा बेलनाकार संरचना होता है जिसमें हवाई शाखा की तुलना में थोड़ा अधिक व्यास होता है, ठीक। और जिस पर यह विकसित होता है, आर मेजर में वे 12 मिमी लंबे और 4 मिमी चौड़े, और आर ग्लैम्बोधानी में 4 मिमी लंबे और 1 मिमी चौड़े होते हैं, ठीक है। जो आर मेजर है उसमें कितने होते हैं, 12 मिमी लंबे और 4 मिमी चौड़े। और दूसरे वाले में कितने होते हैं बेटा, 4 मिमी लंबे होते हैं और 1 मिमी चौड़े, इसमें ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। गेवेनो बोधानी में क्या होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। और स्पोरेंजियम के एक अनुदैर्ध्य खंड से पता चलता है कि इसकी 5 कोशिकाएं की मोटी दीवार थी। सबसे बाहरी परत एक कोशिका मोटी क्यूटिकुलाइल्स एपिडर्मिस थी। इसके बाद पतली दीवार वाली कोशिकाओं की 3 कोशिकाएं मोटी मध्य परत होती है, और सबसे भीतरी परत एक कोशिका मोटी टैपेटम, क्या होती है, टैपेटम होती है। देखिए कौन कौन सी होती है, एपिडर्मिस और मध्य परत, ठीक है। देखिए सबसे बाहरी कितनी होती है, इसमें 4 कोशिकाएं होती है, एक साथ कितनी होती है, 5 कोशिकाएं होती है। एक बाहर है और 3 क्या है, अंदर है। एक बाहर है, 3 अंदर है, और एक क्या है, बीच में, बिल्कुल, ठीक। एक सबसे, देखिए सबसे बाहरी एक मोटी परत हो गई, उसके बाद 3 कोशिकाओं की एक मोटी परत होती है, और फिर क्या होती है, सबसे भीतरी परत को क्या बोलते हैं, टैपेटम बोलते हैं। और दीवार एक विशाल बीजाणु गुहा के चारों ओर थी, जो कैलुमेला के बिना थी। किसके बिना थी, कैलुमेला की कोई उसमें परत नहीं होती है। और इसमें बड़ी संख्या में बीजाणु थे। बीजाणु समान आकार के थे और व्यास में 60 म्यू तक मापे गए थे। इसका अर्थ है कि राइनिया समबीजाणुक था। कई नमूनों में स्पोरेंजियम में बीजाणुओं के टेट्राहेड्राइड और टेट्राइल्स होते हैं। देखिए डायग्राम आप, इसमें टेट्राहेड्राइड दिख रहे हैं ना आपको, हाँ, और टेट्राहेड्राइड, ये दोनों देखिए। अब क्या है, जो बताते हैं कि वे कभी विभाजन द्वारा बनाए गए थे। किसके द्वारा बने हुए थे, विभाजन द्वारा। इसमें कायिक विभाजन होता है। और क्या है, उन्हें धारण करने वाले पौधों ने स्पोरोफिटिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व किया था। किसका, स्पोरोफिटिक पीढ़ी का क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया था, ऐसा खोजा गया है। अब देखिए बीजाणुधन स्फुटन का कोई विशेष तंत्र नहीं था। बीजाणुओं की मुक्ति छिटपुट दीवारों के विघटन से हुई प्रतीत होती है। और राइनिया के युग्मकोद्भिद के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है, ठीक है। तभी इसे कहते हैं कि क्या है, ये
टेरिडोफाइट्स बिना बीज के पौधे होते हैं क्योंकि इसका कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिससे कि हम क्या कह सकें कि नया पौधा बन सकता है। इसमें क्या होता है, कायिक विभाजन होता है। अब आगे देखेंगे। देखिए इसका जो फर्स्ट आपका डायग्राम है ये क्या है, इसमें हमें वो दिखाया गया है कि किस तरीके से इसके जो बीजाणु बाहर की ओर आते हैं, लेकिन इसके लिए कोई भी क्या है नहीं दे रखे हमें, कोई फ्रूट्स या फ्लावर नहीं है। ठीक है, इस डायग्राम को आप अच्छे तरीके से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा देखिए क्या है, बीजाणुधानी स्पुटनिक का कोई विशेष तंत्र नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ कोई तंत्र नहीं है और बीजाणुओं की मुक्ति क्या है, छिटपुट दीवारों से विघटन होती प्रतीत होती है। जीवाणु कहाँ है, ये देखिए ये छिटपुट दीवार है, ये ऊपर वाली ये क्या है, छिटपुट दीवार है, यहाँ से बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। यहाँ देखिए यहाँ सारे बीजाणु इकट्ठे हो रखे हैं और ये जब मुक्त होने होते हैं तो यहीं से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम कल डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सेलाजिनेला के बारे में। ठीक है, सेलाजिनेला आपका दूसरे वाले पार्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप लोग इसे आज अच्छे से पढ़ेंगे।